हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का हमारे पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। देखिए, आज जो टॉपिक है आपके सामने, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास यानी कि बिहार बीपीएससी के द्वारा जितने भी सवाल पूछे गए हैं आधुनिक भारत में, और ख़ास करके सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर देखा जाए तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको यही आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग करते हैं, एक लंबा सा सीरीज करते हैं, ठीक है, और टोटल का टोटल जल्दी समाप्त करते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास का पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और कम से कम लाइक किया करिए, अच्छा लगता है, और साथ ही साथ थोड़ा शेयर ज़्यादा करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का और आपके साथी और संगियों का भी भला हो जाए, कल्याण हो जाए, उनको भी कम से कम मिले कि एक रिवीजन अच्छा सा सेट मिल सके आपके दोस्तों को, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास का जो पहला प्रश्न है उस पर हम लोग बात करते हैं। कहता है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे, एक बार और देखिए। कहता है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बना। पुर्तगाली, ठीक है। कहता है यहाँ पे, ऐसे देखा जाए तो भारत में विदेशी अगर यात्रियों का क्रम देखा जाए, कंपनियों का क्रम देखा जाए, तो सबसे पहले कौन आता है भारत में? पुर्तगाली आता है, ठीक है। कहता है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन आया। तो ये देखिए, इसका नाम है अल्मीडा हो जाता है। क्या नाम होता है? फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं, जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम का टाइम है, इसमें आपका फ़ायदा मिले, ठीक है। तो प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ये अल्मीडा होता है, याद रखेंगे, अल्मीडा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है यहाँ पे 65वीं बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा हुआ है। कहता है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, ठीक है। हुगली का उपयोग कौन करता था? तो देखिए, ये पुर्तगाली करते थे। क्या करते थे? पुर्तगाली करते थे। देखिए, पुर्तगालियों को इस बात का डर था, पुर्तगालियों को लगता था कि अरब को, मतलब अरब जो वासी हैं, उनको कम से कम समुद्र में अधिकार न जमाया जाए। यही वजह था कि इनको ये बात पहले से पता था कि अगर जिसका हिंद महासागर में पकड़ बन गई, पैठ बन गई, वो पूरे भारत के व्यापार को क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। और यही वजह था कि उसने क्या करने लगा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली जो है उसका प्रयोग करने लगा। कौन किया? तो ये होता है आपका पुर्तगाली करता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था, ठीक है। कौन ऐसा अंग्रेज था जिसको जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था? किसको दिया था खान की उपाधि? तो तीसरा देखिए क्या हो जाता है, ये हॉकिंस हो जाते हैं। क्या होते हैं? हॉकिंस। इसका आंसर देखिए हॉकिंस। ये जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दिया? तो कौन हो जाएगा? हॉकिंस हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 4 नंबर। देखिए 4 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? चौथा नंबर सवाल है, क्या हो जाता है? तो देखिए इसका आंसर होता है सूरत में। अंग्रेजों ने 1600 भारत में, कहता है कि 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो देखिए ये सूरत हो जाएगा। क्या होता है आंसर में? देखिए सूरत हो जाता है, ठीक है। पहली फैक्ट्री की बात जब भी आएगा तो ये हो जाता है सूरत में, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग कहते हैं, और ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए अच्छा से आप लोग करिए। ये देखिए 67वां बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, ये 67 बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। कहता है यहाँ पे कि किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था, ठीक है। 5 नंबर सवाल होता है, क्या हो जाता है? कहता है कि बताइए कि किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो कहाँ आया था? तो भारत में आया था। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? इस सब में जहांगीर होता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई हो जाता है, ठीक है। सर टॉमस रो भारत में कब आया? जिस समय मुगल बादशाह कौन था? तो जहांगीर था, ठीक है। कौन था? तो जहांगीर था। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ये 65वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। कहता है 6ठा नंबर सवाल देखिए। कहता है कि क्या कहता है? कहता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री, क्या कहता है, किस वर्ष अपनी फैक्ट्री
पटना में स्थापित किया। ठीक है, 6 का क्या हो जाएगा, तो देखिए 6 का बी हो जाता है। क्या कहता है, 1632 ईस्वी में, कहता है कि 1632 ईस्वी में डच ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, तो पटना में किया। इसे याद रखेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही बीबीआई, जब बात आती है बिहार के बारे में तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला देखिए 7 नंबर सवाल है, क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। 7 का क्या हो जाएगा, तो देखिए तात्कालिक कारण की अगर बात कर दी जाए किस में भी, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालीन कारण क्या हो जाएगा भाई, तो देखिए इसका आंसर आपको डी हो जाता। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, अंग्रेजों द्वारा क्या किया, फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ये कर्नाटक युद्ध का क्या था, तात्कालिक कारण हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है, कहता है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध, क्या, तो 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो 8 का क्या हो जाएगा, तो देखिए वांडीवास का अगर बात होता है तो क्या हो जाएगा, ये फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। और इसमें देखा जाए तो अंग्रेज और फ्रांसीसी जब लड़े थे तो अंग्रेज विजय हो गए थे और फ्रांसीसी हार गए थे यहाँ पे। और ये कब होता है, 1760 में होता है। और इसी समय देखिएगा ये वांडीवास का युद्ध होता है। अगर बात कर दिया जाए देखिएगा एक बेदारा का युद्ध होता है, और वो जो होता है वो डचों के साथ होता है। ठीक है, और डच भी वहाँ पे हार जाते हैं। इस तरीके से अंग्रेज सारे जो यूरोपीय कंपनी था उसको हरा दिया और खुद एक छत्र वहाँ का सम्राट बन गया। ठीक है, इन लोगों के रहते हुए पूर्ण रूप से शक्तिशाली होना और भारत के व्यापार पे कंट्रोल करना और भारत को पूर्ण रूप से गुलाम बनाना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को क्या शौली के स्थान पर हराया था। अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शौली के स्थान पर हराया था। किसको कौन हराया था, तो देखिए 9 नंबर सवाल क्या होता है, तो देखिए इसका नाम होता है थॉमस बेस्ट। क्या हो जाएगा, थॉमस बेस्ट। कहता है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने, क्या कहता है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावली के स्थान पर हराया था, तो भाई वो कौन था, तो थॉमस बेस्ट हो जाएगा। और इसको याद रखिएगा, ये बीबीआई है। ठीक है, थॉमस बेस्ट हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 10 नंबर देखते हैं। देखिए 10 नंबर कहता है, यहाँ पे देख लीजिए 10 नंबर कहता है कि उस क्षेत्र की पहचान करे जहाँ से क्या कहता है, उस क्षेत्र की पहचान करे जहाँ से क्या यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। ठीक है, सोरा और अफीम प्राप्त होता है, क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो देखिए ये बिहार होता है आंसर। क्या हो जाएगा, इसका आंसर बिहार हो जाएगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से अंग्रेजों को क्या, तो सोरा और अफीम प्राप्त होता है, ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका होता है बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। अगला देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। देखिए प्रश्न वही है, प्रश्न को घुमाया, बीबीसी ने बार बार पूछा। इसलिए एक होता है कि सटीक चीज़ें और बेहतर चीज़ें पढ़िए और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो एक बार पूछा हुआ उस तरीके से पढ़ा करिए। कहता है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, कौन हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका बिहार हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, देखिए बिहार आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, और इसके पहले भी प्रश्न पूछा गया था अफीम का। ठीक है, और ये भी प्रश्न था आपको, इसका भी आंसर था क्या, बिहार का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 12 नंबर सवाल है। देखिए क्या कहता है यहाँ पे, कहता है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। ठीक है, देखिए इलाहाबाद की संधि कब होता है, ठीक है, तो कब हो जाता है, तो देखिएगा ये हो जाएगा आपको, अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखिएगा क्या बोलते हैं कि 1757 में होता है प्लासी का युद्ध, 1764 में होता है बक्सर का युद्ध, और बक्सर युद्ध के बाद होता है 1765 में इलाहाबाद की संधि। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने
क्लाइव ने कहाँ पे, तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया, तो देखिए मोहम्मद रजा खान। याद रखिएगा 12 का ए हो जाता है, क्या होता है 12 का ए हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान को बनाता है ये, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल देखिए 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, कहता है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो कब प्रदान किया था, तो देखा जाए, देखिए 12 अगस्त 1765 को, ठीक है। कब, तो डेट याद रखिएगा, डेट इसलिए बोले ताकि ये भी आई है, डेट याद रखिए। कहता है सम्राट कौन सा, तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब की, तो 12 अगस्त 1765 को होता है, ठीक है। इसे याद रखेंगे आप, ओके। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, कहता है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी क्या, तो ये सब गलत है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाता है, ओके, ई हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 15 नंबर सवाल क्या कहता है। देखिए ये 15 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे किया था, तो देखिए ये शाह शुजा से प्राप्त किया था, याद रखिएगा किससे किया था, तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। एक समय में नादिर शाह भारत में, मतलब समझिए कि 1739 ईस्वी में यहाँ पे अटैक करता है, और कहा जाता है कि शाहजहाँ का जो तख्ते ताउस था, और उस समय बात किया जाए तो भारत में मुग़ल बादशाह एक थे जिसका नाम था रंगीला बादशाह, ठीक है, मोहम्मद शाह के नाम से जाना जाता है, और उन्हीं से कोहिनूर हीरा ये छीन करके फिर ईरान ले गया, और फिर रंजीत सिंह के द्वारा, देखिएगा रंजीत सिंह के द्वारा शाह शुजा से फिर कोहिनूर हीरा वो प्राप्त हो जाता है, और बाद में यही कोहिनूर हीरा कहाँ चला जाता है, ब्रिटेन चला जाता है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे, तो शाह शुजा से प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, कहता है, यह कहता है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ पे, 16 नंबर सवाल देखिए, कहाँ पे टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो श्रीरंगपट्टनम होता है, आंसर ई हो जाएगा, कौन सा, तो श्रीरंगपट्टनम हो जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा से रिवाइज आप लोग करते रहिए फटाफट। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। कहता है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, किसके साथ की थी, तो किसके साथ हो जाएगा, तो ये टिप्पू सुल्तान के साथ होता है, ठीक है। किसके साथ होता है, तो देखिएगा ये टिप्पू सुल्तान हो जाते हैं, ठीक है। इन्हीं के साथ अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की क्या किया था, संधि किया था, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 18 नंबर। देखिए 18 जो है 64वीं बीपीसी में पूछा गया है, और कहता है 18 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, कहता है यहाँ पे कि भाई ठगों का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया, ठगों का उन्मूलन जो है, मतलब इसका खात्मा जो है किसके द्वारा किया गया, तो देखिए आंसर आपका बी हो जाएगा, कैप्टन एस्लिमैन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, तो कैप्टन एस्लिमैन के द्वारा होता है ठगों का उन्मूलन, ठीक है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा 19 नंबर हमारा सवाल है, क्या कह रहा है देखिए, कहता है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, 19 नंबर सवाल है, ठीक है। कहता है कि बंगाल में मतलब द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था, तो कौन हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अब 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, ये देखिए 64वां बीपीसी में प्रश्न पूछा गया है। 64 में क्या है, बीपीसी में प्रश्न पूछा गया, कहता है यहाँ पे देखिए द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, कहता है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही, सर लियोनिल कार्टिस को कहा जाता है, ये द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं, ठीक है। क्या नाम होता है, सर लियोनिल कार्टिस नाम होता है इनका, और इसी व्यक्ति को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला देखिएगा, अगला कहता है यहाँ पे कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी। 21 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए कहता है कि कौन सा
कौन सा यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर थे जिसके समय में रेलवे का विकास हुआ, रेल लाइन बिछाई गई थी? आंसर क्या हो जाता है? डलहौजी होगा, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होता है? डलहौजी होता है। ये बहुत VBI मतलब समझिए कि सेशन है, इसे बिल्कुल मत छोड़िए, एक अच्छा रिवाइज हो जाता है। अगर देखा जाए तो BPSC के मतलब BPSC में सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछा गया है, सबसे ज़्यादा। और स्टूडेंट लोगों का एक ये होता है कि सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे करते हैं, ठीक है। वो मॉडर्न इंडिया को बहुत ज़्यादा मतलब तवज्जो देते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता में रखते हैं। तो मेरा ये भी है कि भाई आप कम से कम मॉडर्न इंडिया को सबसे ज़्यादा आप भी प्राथमिकता दीजिए, और सबसे ज़्यादा प्रश्न भी यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये कौन हो जाएगा? तो देखिए रेलवे लाइन का जो विकास हुआ वो डलहौजी के समय में हुआ था, ठीक है, डलहौजी के समय में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था भाई? ये देखिए 22 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यह VBI है, आप इसे ज़रूर ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर ए हो जाता है। कौन सा? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी, बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। और ये जो प्रश्न है बहुत ही VBI है, इसे आप याद रखेंगे। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? विरोध का तो बकास्त भूमि का वापसी की मांग किया जा रहा था, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 23 नंबर सवाल देखिएगा। ये 56 से 59 के BPSC में पूछा गया सवाल है। कहता है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई? कहता है कि 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल कौन हो जाता है? तो देखिए कौन हो जाता है? कैनिंग हो जाता है। कौन होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? कैनिंग हो जाता है। याद रखिएगा 1857 की क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बिहार में, ठीक है। 1857 की क्रांति में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? कब शामिल की गई थी? 24 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिए कहता है यहाँ पे, कहता है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी लगा हुआ जो कारतूस को, जो एनफील्ड राइफल की बात करते हैं, वो कब यहाँ पे शामिल किया गया था? तो देखिएगा इसका आंसर होता है दिसंबर 1856 में इसको शामिल किया गया था। दिसंबर 1856 को इसको क्या किया गया था? शामिल कर दिया गया था। और कहा जाए कि 1857 के क्रांति का जो तत्कालिक कारण होता है यही चर्बी लगा हुआ क्या है? कारतूस है, ठीक है। धर्म के नाम पे तुरंत, धर्म के नाम पे कोई भी आदमी, अंधे जो लोग होते हैं ना, जिसको अंधभक्ति कहा जाता है, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो बौद्धिक होते हैं, वो लोग धर्म पे कभी भी मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे जो बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं वो धर्म पे को कोई मायने नहीं रखता है उनके लिए। बड़े बड़े कैसे लोग कहते हैं, अगर बड़े घर की लड़कियां अगर इंटरकास्ट मैरिज शादी कर ले या कुछ भी कर ले तो लोग कहते हैं कि बड़े लोगों की बड़ी बात है, ठीक है। यानी कि मेंटलिटी, मानसिकता की बात होती है यहाँ पे। तो ये देखिए 1857 की क्रांति भी हुआ तो धर्म इस तरीके से मतलब अंदर मतलब जोर कर रहा था, जिसके वजह से एक कारण हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसके द्वारा, किसने किया था? और ये देखिएगा 1857 की जब क्रांति की बात आएगी और जब बिहार की बात आएगी तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कुंवर सिंह से सवाल पूछे गए हैं। और यहाँ देखिए 42 BPSC में प्रश्न पूछा गया है और 48 से 52 के BPSC में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और 1857 की क्रांति को लेकर के देखा जाए तो BPSC के मेंस में एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। इनका एक कहा गया है कि 80 वर्ष के हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं बीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। इससे पूरी की पूरी इनकी कहानी पता चल जाता है। सोचिए 80 वर्षों में, आज के ज़माने में तो 20-30 साल में भी लगता है कि लोग बुढ़ा जाते हैं। सोचिए 1857 की क्रांति में 80 साल के बुढ़े ने अंग्रेज़ों को मतलब छक्का छुड़ा के रख दिया, इसलिए कहावत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। 80 वर्ष के हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं बीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह हो जाते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आंसर नंबर बी हो जाता है, कुंवर सिंह हो जाता है। और इस तरह से देखिएगा
बीपीएससी ने ढेरों हर साल एक प्रश्न जरूर कुंवर सिंह से डाल दिया है, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए सवाल वही है, क्या कह रहा है 26 नंबर। तो कहता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अभी आपने किया, वो भी कुंवर सिंह थे। और ये भी प्रश्न है, इसका भी आंसर आपको क्या हो जाएंगे, कुंवर सिंह हो जाते हैं। ठीक है, कुंवर सिंह हो जाते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, देखिए ये 48 से 52 में प्रश्न पूछा गया है। कहता है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। ठीक है, सवाल वही है, इसका भी आंसर आपको होता है कुंवर सिंह हो जाएंगे। 27 नंबर क्या होगा, कुंवर सिंह हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए बिल्कुल वही है, और ये देखिए 53 से 55 में पूछा हुआ है। मैंने 1857 की क्रांति कराया है, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस हम किए हैं हमारे अपने बिहार को। तो देखिएगा वहाँ से अगर आप देख लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वीडियो होगा, तो 1857 की क्रांति से जैसे भी प्रश्न पूछा जाएगा आप उसे बना के आएंगे, इसकी गारंटी है। पक्का आप उसे बना के आएंगे। अगर मेरे वीडियो को आपने देखा, मैंने क्लास वो कराया है 1857 की क्रांति को, ठीक है, और सबसे बेहतरीन कराया है। एक बार ज़रूर आप देखेंगे, आपके सारे का सारे सवाल वहाँ से फंसेंगे निश्चित तौर पे। कहता है कि कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के, तो जगदीशपुर के। ठीक है, कहाँ के, आंसर देखिए इसका सी हो जाता है 28 का, जगदीशपुर के हो जाते हैं। ठीक है, सवाल वही है, अलट पलट के पूछा जाता है। और यही देखिए ये फिर सवाल पूछता है। कहता है कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है। बात तो वही है, किस स्थान से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जगदीशपुर हो जाता है। 29 नंबर क्या हो जाएगा, जगदीशपुर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए इतना प्रश्न पूछा गया 1857 की क्रांति से। कहता है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे। 30 नंबर क्या कहता है, तो कहाँ पे शामिल हुए थे, तो देखिए ये आरा में होता है। ठीक है, आरा में हो जाते हैं, सवाल वही है, आरा में हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। 31 नंबर देखिए, कहता है यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। क्या है आंसर, सक्रिय भाग लिया था। 31 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इसका आंसर होता है ई हो जाएगा। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, इसका आंसर ई हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। 32 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए 32 कहता है यहाँ पे कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो देखिएगा उनका नाम नहीं दिया है। अगर पटना की बात आता है और पीर अली का नाम हो जाए तो आंसर पीर अली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नहीं दिया है, जिसके वजह से बीपीएससी ने कौन सा मान लिया आंसर, ये राजपूत जो है कुंवर सिंह, इन्हीं को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए ये सवाल कहता है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा। कहाँ पे केंद्र रहा, किसका, तो 33 नंबर सवाल देखिए क्या हो जाता है। तो ये देखिए केंद्र कहाँ पे रहेगा, देखिए जहाँ पे बीर कुंवर सिंह रहेंगे केंद्र वहीं पे रहेगा। ठीक है, कहाँ पे रहता है, तो जगदीशपुर में रहता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, जगदीशपुर हो जाता है। चलिए अगला हम लोग सवाल देख लेते हैं। देखिए जगदीशपुर के राजा कौन थे भाई, सवाल वही है, कितना सवाल पूछा, इसलिए 1857 की क्रांति 10 मिनट में निपट जाएगा। अगर 2 बार पढ़ लीजिएगा तो एकदम रट के किसी और को समझा दीजिएगा। ठीक है, 2-3 बार अच्छा से अगर कर लिए तो। कहता है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे भाई, तो कौन हो जाएंगे, बीर कुंवर सिंह हो जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। 35 नंबर क्या कह रहा है, देखिए सवाल वही है। आप देखिए कितना कहता है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, तो कौन सा हो जाएगा, ये देखिए बिहार क्या हो जाता है, तो बिहार आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, तो देखिए बिहार आंसर हो जाता है। ठीक है, बिहार। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था भाई। ठीक है, किसने किया था, तो देखिए कुंवर सिंह ने किया था, बाबू कुंवर सिंह ने किया था 1857 का विद्रोह। कहाँ पे, तो बिहार में। इतने सारे बिहार से प्रश्न पूछे गए हैं कुंवर सिंह से। चलिए अगला सवाल देखिएगा।
अगला सवाल कहता है यहाँ पे देखिए, कहता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन हो जाएगा? ये बीर कुंवर सिंह हो जाते हैं। ठीक है, सारा का सारा जितना बार प्रश्न पूछा गया है सारा का सारा हम करा देते हैं आपको, पूरा मॉडर्न इंडिया आपको ख़त्म करा देंगे। 2-3 एपिसोड में हो जाएगा, कल तक आपको समाप्त हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? भाई 38 नंबर सवाल देखिए, क्या कौन था सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन? कहा जाता है कि अंग्रेजी सरकार ने उस पे इनाम रख दिया था कि जो भी आदमी से पकड़ के लाएगा हम उसको 50,000 रुपये का इनाम देंगे। कौन हो जाता है? तो मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला ये ठान चुका था कि 1857 में इस विद्रोह में हम इस तरीके से आपको मतलब समझिए कि भगाएंगे कि कभी फिर दोबारा भारत में आने का नाम नहीं सोचिए। ये मौलवी अहमदुल्ला का अपना ख्वाब था और ये कमर कस चुका था अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए, लेकिन इसका साथ देने वाला कोई नहीं था। इसलिए आक्रामकता सबसे ज़्यादा हो गई थी और इसके आक्रामकता से अंग्रेजी हुकूमत क्या हो गई थी? सख्ते में आ गई थी, डर गई थी। इसलिए उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी था और सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन था उसका। चाहे कुछ भी हो समझौता नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये कौन हो जाते हैं? मौलवी अहमदुल्ला हो जाते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहा जाता है अगला सवाल कि भाई 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था? तो देखिए इनका नाम होता है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब दिल्ली के रहने वाले हैं थे। ठीक है, और कहा जाता है कि उर्दू के मशहूर ये शायर थे। अगर आप मूवी एक नाम है उमराव जान, अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा। ठीक है, और शुरुआत में ही अगर देखेंगे तो रेखा का फिल्म होता है, उसमें वो जाते हैं मिलने के लिए। सिर्फ उसकी तवाइफ की जो आवाज़ होता है उससे उनको इतना ज़्यादा इश्क होता है, तो कहा जाता है कि उन्हीं के शायरी पे ये सब चीज़ बना हुआ है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने आँखों देखा, मतलब अपनी आँखों से देखा था? तो क्या हो जाता है? मिर्ज़ा गालिब हो जाते हैं। मिर्ज़ा गालिब का एक से एक शायर है, पूरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 40 नंबर सवाल देखिए, और 40 से देखिए 64वें बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है 18 में। कहता है कि निम्न में से कौन सा, क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? 40 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिएगा इसमें कहता है कि अधिकारियों की अक्षमता। क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो कारण नहीं था कौन भाई? तो अधिकारियों की अक्षमता ये कारण नहीं था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है यहाँ पे। 41 नंबर सवाल है हमारे पास। कहता है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? क्यों लेगा भाई? ये देखिए, ये जो दो लोग थे ना, ये शाहूकार और ज़मींदार जो थे, यानी कि 2 और 4 जो होते हैं ये भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन क्या है? डी है। ये 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेते, और भी लोग भाग नहीं लेते हैं। और साथ ही साथ कहा जाए तो 1857 की क्रांति में मतलब विद्रोह करने वालों से कहीं ज़्यादा अंग्रेज़ों के सपोर्टर थे। बहुत सारे ऐसे थे राजघराने और ज़मींदार किस्म के ऐसे लोग थे जो अंग्रेज़ों का क्या कर रहे थे? तन मन और धन से मदद कर रहे थे। यही वजह होता है कि 1857 की क्रांति को अंग्रेज़ों ने भारतीयों के मदद से भारतीयों को क्या कर दिया? हरा दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। देखिए क्या कह रहा है। देखिए कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 42 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिएगा यहाँ पे कहता है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की। हाँ, ये सही है। क्या है इसका आंसर? ए ही होगा। क्या होगा? ए होगा आंसर। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये भी सारे हैं, ये भी देख लीजिए, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? और ये 56 से 59 में बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और इसका आंसर देखिए क्या होता है। कहता है कौन सा कथन सही है भाई?
तो ये वाला सही है। 1857 की क्रांति देखिएगा तो उस समय दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं ने क्या तन मन धन से क्या किया था, अंग्रेजों को हेल्प किया था। ये वाला आंसर आपको सही है, ए आंसर सही है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 43 नंबर सवाल देखिए, कहता है 1857 के विद्रोह में क्या विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? कौन सा भाग क्या हुआ? 43 का क्या हो जाएगा? तो 43 का देखिए अप्रभावित रहा, कौन सा हो जाएगा भाई? तो देखिए यहाँ पे भाई दानापुर, एक मिनट, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो जाता है, देखिए दानापुर ये तो रहा ही रहा, आरा भी रहा है 1857, और पटना भी रहा है, मुजफ्फरपुर भी रहा है। कौन नहीं रहा? तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर मुंगेर हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। मतलब केवल 5, बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छा से देखिए। कहता है कि 1857 की क्रांति में बिहार का कौन सा ऐसा भाग है जो क्या हुआ, अप्रभावित रहा, वंचित रहा, महरूम रहा, जो 1857 के क्रांति में भाग लिया ही नहीं। तो कौन हो जाता है? तो ये मुंगेर हो जाता है। दानापुर की बात देखेंगे तो वहाँ से विद्रोही खड़े होते हैं। आरा भी देखेंगे कुंवर सिंह का। पटना की बात करेंगे तो पीर अली का, और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, ये सारा का सारा था, सिवाय किसको छोड़ के? तो मुंगेर को छोड़ के। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। 1857, ये देखिएगा 48 से लेकर के और 52 बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। कहता है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ? लखनऊ में 44 नंबर क्या होता है? तो लखनऊ के कौन हो जाते हैं? बेगम हजरत महल। क्या कहता है कि बेगम ऑफ अवध, यानी कि बेगम हजरत महल होते हैं। कौन होते हैं? बेगम हजरत महल, ये लखनऊ के हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल देखिए 45 नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे कहता है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 45 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो देखिए कहता है कि किसी सामान्य योजना, आंसर इसका बी हो जाएगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण हो जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात ये, अगर 1857 की क्रांति की असफलता की अगर बात कर दिया जाए तो भारत की जो सामाजिक संरचना थी और अंग्रेज़ों की सामाजिक संरचना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। उस वक्त भी अगर देखा जाए तो भारतीय जो जनमानस थी और मध्ययुगीन मतलब जो मौलिकता थी उसी में जी रही थी। उसमें बहुत सारा चीज़ था, जाति अलग थी, धर्म अलग काम कर रहा था, सभी लोगों को बांट बांट के रखा गया था, कोई इकट्ठा नहीं हो रहे थे। उनके अंदर भ्रातृत्व की भावना नहीं थी, उनके अंदर मोहब्बत भी नहीं था, उनके अंदर राष्ट्रीयता भी नहीं था, उनके अंदर एकता अखंडता भी नहीं था। उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि राष्ट्रीयता भी कोई चीज़ होता है। वो कम से कम आधुनिक विचारों के सारे जो सरोकार हैं उससे क्या थे, वंचित से महरूम थे। वो बिल्कुल क्या कह सकते हैं, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, इसी में अपना जीवन गुजार रहे थे। और जो जमींदारी और सामंती जो व्यवस्था थी उसी में वो जी रहे थे। एक राजा महाराजाओं का जो दिखावटी भरी एक लाइफ थी। लेकिन अगर बात करें इसकी तुलना में तो अंग्रेज़ों को देखिएगा, ये औद्योगिक क्रांति से उभरे हुए थे, ये प्रबोधन से आगे चले गए थे, ये पुनर्जागरण, ये सारा चीज़ मूल्य जो मान्यता होता है, जो आधुनिकता को कहीं ना कहीं क्या करता है, शीर्ष पे खड़ा कर देता है, उस सारा चीज़ को लेकर के अंग्रेज कहाँ आए थे? भारत में आए थे। तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, सांस्कृतिक कहीं ना कहीं भारत से बेहतर ही होगा, और इसका परिणाम हम लोग इसमें देखते हैं। तो क्या हो जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी नहीं, तो ये क्या होता है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। हमने शुरुआत तो किया, हमने मात्र मुट्ठी भर स्वार्थ के लिए, हमने अपने स्वार्थ के लिए 1857 की क्रांति की बिगुल तो बजा दी, लेकिन हमारे पास कोई योजना नहीं था, हमारे पास कोई टेक्निक नहीं थी, हमारे पास कोई इसका नेतृत्व करने वाला कोई बेहतर पर्सनालिटी नहीं था। हमने उस व्यक्ति को अपना नेता माना जो मुगल साम्राज्य का सबसे कमज़ोर व्यक्ति था। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखते हैं 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा 46 नंबर सवाल कहता है, यहाँ पे कहता है कि कथन 1857 में 46 क्या कह रहा है, कहता है कि कथन क और कारण
का देखिएगा 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। हाँ ठीक है। दूसरा देखिए, कहता है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। ठीक है, क्या हो जाता है? तो 46 नंबर की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा इसका आंसर क्या होता है। कहता है दोनों, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। क्या कहता है? दोनों सत्य है और का क्या है? सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न है देखिए 48 से 52 में, मतलब 52 के बीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और देखिए कहता है 47 नंबर सवाल है। कहता है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? क्या होता है? इसका आंसर देखिए 1 नवंबर 1858 हो जाता है। याद रखिएगा, ये डेट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 1858 को 47 क्या कहता है? 1 नवंबर 1858 को कहता है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? तो घोषणा पूछ देता है डायरेक्ट, भाई बताइए। तो पूछा हुआ है 48 से 52 के बीपीसी में पूछा है 1 नवंबर कब? तो 1858 को। इसके बाद से जो गवर्नर जनरल थे डाइवर्ट मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? वायसराय में। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा। देखिए कहता है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। इन प्रांतों से क्या किया था? चयन किया था। 48 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिएगा कहता है कि गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। भाई जो लोग देखिए, जो लोग आपको हेल्प करेंगे, जो मदद करेंगे, उसी के लिए आप भी काम करेंगे। तो देखिए जिन लोगों ने इनके साथ काम किया तो क्या कहता है? ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से क्या किया? चयन किया। और इन लोगों को देखिए आज भी गोरखालैंड के नाम से देखिएगा तो सेना में बड़ी खतरनाक माना जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बात है कि 1857 की क्रांति में इन लोगों का जो हेल्प था और इसने एक मानसिकता बना दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये देखिए सी आंसर होता है, गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कहता है ये देखिए स्वरूप जो है, स्वरूप से प्रश्न पूछा जाता है। 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था? ठीक है, तो स्वरूप से ये प्रश्न पूछा गया है। 49 नंबर सवाल होता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? क्या कहा था? 49 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसने षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो देखिए जेम्स आउटरम हो जाते हैं एंड डब्ल्यू टेलर होते हैं। ये आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, कौन होते हैं? सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर हो जाते हैं, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिए कहता है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो क्या हो जाता है? ये बीडी सावरकर हो जाते हैं। कौन होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीडी सावरकर। देखिए बीडी सावरकर का ये जो कथन है ये बीपीएससी बार बार प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो कौन सा? बीडी सावरकर हो जाते हैं। ठीक है, बीडी सावरकर होते हैं। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। और ये देखिए 67 बीपीसी में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, फिर से यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग, ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? तो कौन हो जाएगा भाई? तो 51 का देखिए पील आयोग हो जाता है। कौन होता है? पील आयोग। इसको याद रखिएगा, ये बहुत वीवीआई है। ठीक है, पील आयोग को आप याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के बाद यानी भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित था कौन? तो पील आयोग हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कहता है यहाँ पे कि नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह 52 का सवाल देखें तो नील विद्रोह किसके बारे में था? तो देखिएगा यहाँ पे लिखता है कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। क्या कह रहा है? इसका आंसर देखिए कहता है
कि रैयत जो है नील की खेती जो है नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, क्या होता है आंसर इसका? कहता है कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? 53 नंबर सवाल, नील दर्पण के लेखक कौन हो जाते हैं? और ये देखिए आपके लिए बहुत बीबीआई है, ये वाला जो प्रश्न है बहुत बीबीआई है। कहता है कि नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। क्या होता है आंसर इसका? बी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र हो जाते हैं, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। देखिए 54 नंबर सवाल होता है। ठीक है, और ये देखिए 65वां बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, क्या कह रहा है ये देखिए, ये प्रश्न है आपको 65वां बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, 65 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। 54 नंबर सवाल क्या कहता है? तो देखिए कहता है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो कौन सी व्यवस्था हो जाएगी? तो देखिए ये रैयतवाड़ी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? रैयतवाड़ी होता है, और ये 65वां बीपीएससी में पूछा गया है। इसको एक बार अच्छा सा देखिए, कहता है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कौन सा? रैयतवाड़ी व्यवस्था होता है। क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी हो जाएगा। ठीक है, रैयतवाड़ी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए 56 से 59 में ये सवाल पूछा गया है। कहता है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? 55 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, पागल पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये नाम होता है करम शाह का। क्या होता है? बी आंसर होता है, करम शाह के द्वारा पागलपंथी विद्रोह कहें या पंथ की स्थापना कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए फराइजी कौन थे? क्या कह रहा है? 56 नंबर सवाल देखिएगा, 56 नंबर तो क्या हो जाता है? कहता है कि फराइजी कौन थे भाई? तो फराइजी की बात कर दिया जाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के क्या हो जाते हैं? अनुयायी हो जाते हैं, और इन्हीं के बारे में कहता है कि फराइजी कौन थे। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग करते हैं, फटाफट हम लोग रिवीजन कर ले भाई, ताकि आपकी एग्ज़ाम पकड़े जाए। चलिए अगला सवाल है, फराइजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फराइजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो देखिए सवाल वही है, दूसरे तरीके से पूछ गया। कौन हो जाएगा? तो हाजी शरीयतुल्लाह हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? ये आंसर हो जाता है, हाजी शरीयतुल्लाह हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल होता है, अगला देखिए, कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? क्या कहता है? 58 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था भाई? कुक्का आंदोलन को। तो क्या हो जाता है यहाँ पे देखिएगा, ये कौन हो जाएंगे कुक्का आंदोलन का? तो देखिए 58 नंबर सवाल क्या हो जाता है? गुरु राम सिंह। इस तरह से याद करिए, 2-4 बार हो जाएगा। कौन है कुक्का आंदोलन का संबंध? देखिए कौन नेता है? तो गुरु राम सिंह हो जाते हैं। सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए 64वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण कौन था भाई? 59 क्या कह रहा है? तो देखिएगा 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या हो जाता है? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज। क्या होता है? ये आंसर बी हो जाता है, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देख रहे हैं। अगला देखिए कहता है, यहाँ पे प्रश्न संख्या देखिएगा 60 प्रश्न है, और 60 क्या कह रहा है? कहता है यहाँ पे कि महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? किसने? तो महाराष्ट्र में क्या कहता है? रामोशी कृषक जत्था। कौन सा? तो रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो कहाँ? महाराष्ट्र में। तो 60 का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा इसका नाम होता है वासुदेव बलवंत फड़के। याद रखिएगा, वासुदेव बलवंत फड़के होते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था विद्रोह जो था, कह सकते हैं कि किसने स्थापित किया था? तो यही नाम है, वासुदेव बलवंत फड़के हो जाते हैं। इसको याद रखेंगे आप लोग। देखिए वही सवाल पूछ दिया आपसे, 61 नंबर सवाल है, वही पूछ दिया। कहता है कि रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये देखिए पश्चिमी घाट हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा,
अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ है। बघेरा विद्रोह की बात कर दिया जाए तो 56 से 59 के बीपीएससी में पूछा गया है, तो 62 नंबर क्या हो जाएगा। तो देखिए बघेरा विद्रोह कहाँ होता है, तो ये होता है बड़ौदा में। कहाँ, तो बघेरा विद्रोह की बात कर दिया कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा बड़ौदा में होता है, बड़ौदा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम लोग देखिए क्या कह रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, कहता है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए कौन सा हो जाता है। बताइए कितना ये भयंकर वाले ये जाति थे। 63 का क्या हो जाता है, तो देखिए ये खुंड जनजाति थे। देखिए एक चीज़ है, 1857 की बात तो अलग है, लेकिन बहुत सारे ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल होते हैं हमारे भारत में, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जिसको लोग समाप्त करने के लिए हमेशा अडिग हो जाते हैं। जैसे बात करिए जाए तो भारत में सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए, ठगी प्रथा को, नर बलि जो हत्या थी, जो समझिए कि इंसान का मतलब बलि चढ़ाया जाता था, उसको खात्मा के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत ही ज़्यादा मजबूत रूप से कदम उठाया। लेकिन हमारे भारत के जो मुट्ठी भर जो लोग थे, जो कहते हैं कि धर्म के जो ठेकेदारी करते थे, समाज की संरचना का जो ठेकेदारी करते थे, वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि नहीं, सती प्रथा होनी चाहिए, विधवा विवाह होनी चाहिए। ठीक है, वो चाहते थे कि नर बलि हत्या ये सब होनी चाहिए। और उन लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, किसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। सोचिए कितनी बड़ी बात है, हमारे समाज के लोग कितना मतलब नीचे गिरे हुए थे। इसी तरह से एक बात याद आता है, बस चीज़ों को समझिए। देखिए एक बकरी का बच्चा होता है तो अपनी माँ से जाकर पूछता है कि माँ, जब हम जवान हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो लोग हमें काट के खा जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे खून से देवी देवताएं भी संतुष्ट होती है। और ये बात अपनी माँ से बार बार पूछता है बच्चा, बकरी का बच्चा। तो उसकी माँ जवाब देती है कि बेटा, तुम्हारा बाप ही बोका है, इसलिए समाज के लोग तुम्हारा पूजा थोड़ी करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये समाज का एक अंग था। साहित्य जो होता है समाज का दर्पण होता है, और ये साहित्यिक बात थी, ये समझ गए ही होंगे आप। चलिए क्या कह रहा है, तो ये खोंड जनजाति के जो लोग थे, जिसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया विद्रोह। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। 64 नंबर सवाल देखिएगा। छोटा नागपुर की अगर बात कर दिया जाए, जनजाति विद्रोह कब हुआ था। अगर हम लोग देखें तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ नहीं था। छोटा नागपुर की जगह जो थे वहाँ पे विद्रोह हुआ था। ठीक है, जैसे संथालों का विद्रोह, जैसे मुंडा का विद्रोह, इस तरीके से विद्रोह हो जाता है। तो इस तरह से विद्रोह कहाँ होता है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर ये सटीक नहीं होता। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 65 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है। कहता है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। 65 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो देखिए इसका नाम होता है मेजर बारो। 65 नंबर क्या होता है, 65 की अगर बात कर दिया जाए तो सी, मेजर बारो को हराया था किसने, संथालों ने। किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, कब हुआ था संथाल विद्रोह, तो देखिए 1855-56 में होता है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ये 67 बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। कब पूछा गया, 67वें बीपीएससी में पूछा गया है। कहता है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो क्या हो जाएगा, सिद्धू और कान्हो ने। सिद्धू, कान्हो और चांद भैरव, ये 4 भाई रहते हैं। ठीक है, उसमें साथ ही साथ इनकी बहन भी होती है, इसी मतलब समझिए कि इस लड़ाई में सिद्धू और कान्हो हो जाता है। ठीक है, सिद्धू, कान्हो, चांद भैरव, और बहन का नाम थोड़ा सा मैं मिस कर गया हूँ। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, कब किया था भाई। 67 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, कब किया था, तो देखिए डी 1895 में। कब किया था, मुंडा विद्रोह कब हुआ था, 1895 में। मुंडा, जो बिरसा मुंडा को पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि क्या कमाल का पर्सनालिटी थे। बिरसा मुंडा को भगवान ऐसे ही जनजाति समाज के लोग नहीं मानते हैं। वो क्रांति पैदा कर दिए थे, वो भी ज़बरदस्त वाली। उतनी कम उम्र में उतनी बड़ी सफलता बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाता है बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा से। बिरसा और संथाल से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बिरसा मुंडा हो जाता है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है, तो देखिए बिरसा से जुड़ा हुआ है, बिरसा मुंडा से। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, वही सवाल है। ठीक है,
और ये 48 से 52 के बीपी से पूछा गया है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा हो जाता है भाई। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा हो जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए रांची हो जाता है। कौन सा हो जाता है, तो देखिए ये होता है रांची हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो रांची हो जाता है इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए 70 क्या कह रहा है। 70 में देखिए कहता है कि 1899 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था। मुंडा क्रांति का नेता कौन था, तो कौन हो जाएगा, बिरसा मुंडा हो जाता है। कौन होता है, बिरसा मुंडा हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 71 नंबर। 71 नंबर सवाल क्या है, 71 नंबर सवाल देखिए कह रहा है यहाँ पे कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे भाई, तो झारखंड के पक्ष में। किसके पक्ष में, तो झारखंड के पक्ष में। आंसर इसका ए हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देख रहे हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, 72 कह रहा है। 72 नंबर देखिए कहता है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। जब बात हो जाएगी यहाँ पे 72 नंबर देखिएगा, कोल विद्रोह की बात होगी और क्षेत्र की बात होता है तो कौन सा हो जाता है, तो देखिएगा ये सिंहभूम का क्षेत्र हो जाता है। कौन सा, सिंहभूम का क्षेत्र होता है। और 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में पूछता है कि कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 में हुआ था। कोल विद्रोह का नेता कौन था, तो बुद्धो भगत था। कोल विद्रोह किस जगह पे हुआ था, तो सिंहभूम हो जाता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से इस तरह से कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 73 नंबर सवाल है। देखिए 73 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कहता है यहाँ पे 73 नंबर कि भाई हौज विद्रोह हुआ था, कब हुआ था भाई। 73 नंबर कब हुआ था, तो 1820-21 के दौरान में हौज विद्रोह हुआ था। कब हुआ था, तो देखिए 1820-21 के दौरान में हुआ था आपको हौज विद्रोह। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये आपको 64वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया। कहता है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। क्या कहता है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, विद्रोह किया। ये 64वां नंबर सवाल है। ठीक है, तो किस में हो जाता है, तो 74 के क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार सिंध पंजाब काठियावाड़ होता है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अच्छा एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, देखिएगा आदिवासी जो समाज के लोग होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कहा भी गया है कि इन्होंने कभी भी किसी का अधीनता स्वीकार नहीं किया। अगर आप इनका खुटकट्टी प्रथा जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इनको जल जमीन और जो वहाँ पे जो वन है इससे कितना ज़्यादा प्रेम है, और ये लोग दिल से जुड़े हुए हैं। इस मिट्टी से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए ये इंसान है, जनजाति समाज के लोग। और देखिएगा कभी भी उन्होंने अंग्रेज़ों का अधीनता कभी स्वीकार नहीं किया। और यही वजह होता है कि जब आर्यों की बात आती है तो जिस समय, ये बहुत बड़ी मतलब समझे की कहानी है, वो कभी आप अगर मेरी क्लास में आएंगे तो आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो इस क्या हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाता है। 74 नंबर सवाल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। कहता है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था। 75 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इसका आंसर होता है हैदराबाद के निज़ाम। कौन हो जाते हैं, हैदराबाद के निज़ाम। और ये प्रश्न देखिए क्या कहता है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था। क्यों करेगा, हैदराबाद का निज़ाम ने नहीं किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिए 67वें बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। कहता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। 76 नंबर सवाल क्या होता है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ है। आनंद मठ का राइटर कौन है भाई, तो ये होते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आनंद मठ में किस विद्रोह का चर्चा किया गया है, तो सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का चर्चा आपको आनंद मठ में मिलेगा। और आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग करते हैं। अगला सवाल देखिएगा नेक्स्ट 77 नंबर। देखिए ये प्रश्न कहता है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। 77 नंबर सवाल देखिएगा क्या कहता है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति कौन सा वायसराय अपनाया था। तो देखिएगा आक्रामक नीति जो था ये लॉर्ड लीटन होता है। कौन होता है, लॉर्ड लीटन जो है यही वायसराय है जो अफगानिस्तान के प्रति बहुत ही ज़्यादा कड़ा स्टेप लिया था। और आक्रामकता जो नीति होती है इसी ने अपनाया था। कौन, तो लॉर्ड लीटन ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 78 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग।
78 नंबर सवाल देखिए। देखिए 78 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे देखिए, कहता है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। 78 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, इसको रद्द कर दिया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने इसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया, तो लॉर्ड रिपन ने किया। और ये बहुत बीबीआई है, इसको आप लोग याद कर ले। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया। 79 नंबर का सवाल क्या है, कहता है कि अस्थाई जो बंदोबस्त है, जिसको इस्तमरारी बोलते हैं, जिसको दहसाला पद्धति बोले हैं, 10 साल के लिए दिया जाता था ठेका पे। कहता है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया जाता था, तो ये देखिए जमींदारों के साथ था। किसके साथ था, तो जमींदारों के साथ था। यही तो प्रॉब्लम हुआ, यहीं से तो शुरुआत होता है, सब जड़ यहीं से है, यहीं से शुरुआत होता है। और कहा जाता है कि देखिएगा, अंग्रेजी जो हुकूमत थी, यहाँ तक कि महात्मा गांधी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था। कहा जाए तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान अगर पूरी दुनिया को गुलाम बनाने के बाद अपना शासन और प्रशासन देता है तो अच्छी बात है। तो अंग्रेज़ों, खास करके महात्मा गांधी को ये लगा कि नहीं, ब्रिटिश हुकूमत का रहना, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने अच्छा माना अंग्रेज़ी हुकूमत का रहना। अगर अंग्रेज़ी हुकूमत नहीं आते तो बहुत सारा ये जो ज़मींदारों का जो साथ होता है, वो ज़मींदारी प्रथा, सामंती प्रथा, बहुत ही ज़्यादा छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, ये क्या बोलते हैं, आर्थिक असमानता, धार्मिक असमानता और राजनीतिक असमानता बहुत ही ज़्यादा व्याप्त होता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो गया। और ये जो राष्ट्रीय हमारे जो नेता थे, वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को क्या कहते थे ठीक है, ये सही है। और इसने किसी को नहीं बख्शा, अंग्रेज़ों ने देखिए किसी को नहीं बख्शा। अगर इसने कानून बनाई तो एक समान कानून बनाई थी। अगर मानते हैं कोई दंड अगर होता है तो देखिएगा, अगर किसी ब्राह्मण को 2 अगर कोड़ा मारना है तो 2 कोड़ा सभी जाति के लोगों को लगेगा। लेकिन अगर ज़मींदारी प्रथा जो होती थी, खास करके अगर बात करें हम लोग मुग़ल काल के पहले की बात, तो उसमें देखिएगा हर दंड का हर जातियों के अनुसार क्या था, अलग अलग बांटा गया था। इसलिए प्रशासन था एकल जो था, बहुत ही लोगों को पसंद आया। ठीक है, चलिए, और इसमें समाज का विकास भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। 80 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। वहीं अस्थाई बंदोबस्त के बारे में कह रहा है। क्या कहता है, तो ये देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखिए होता है 80 नंबर सवाल हो जाता है इसका। देखिएगा कहता है इसमें भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक है, भू राजस्व का राजस्व क्या है, निर्णय करना था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। और ये 48 से 52 में बीपीएससी में क्या है, पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहता है 67वें बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। 67वें बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया, कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। 81 नंबर सवाल है, कहाँ लागू की गई थी। अगर रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो सर्वप्रथम मद्रास में लागू किया गया था। कहाँ पे, तो मद्रास में लागू किया गया था। याद रखिए इसको, ये बहुत ही बीबीआई है आपके लिए। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो ये देखिए मद्रास हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 82 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, क्या कह रहा है, तो देखिएगा ये 82 नंबर सवाल हो जाता है। क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है यहाँ पे कि 1885 में क्या होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। कहता है कि 1885 में क्या बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा क्या किया गया, दिया गया। किसके द्वारा, तो 1885 के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था। क्या कह रहा है, कहता है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था। 83 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए दयानंद सरस्वती जो हैं उन्हीं ने इसको लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश की बात कर दिया जाए तो 83 नंबर क्या हो जाएगा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं 84 नंबर सवाल। देखिए कहता है 84 का देखा जाए तो देखिए कहता है यहाँ पे अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना देखिए शिशिर कुमार घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका का जो ये है संपादक कौन थे, तो शिशिर कुमार घोष हो जाते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 85 नंबर सवाल क्या कहता है। कहता है यहाँ पे 85 नंबर देखिए, कहता है कि निम्न अखबारों में से कौन सा
मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। 85 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिएगा ये लीडर हो जाता है। कौन सा? तो देखिए कहता है कि अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। उदारवादी की जो नीति था उसके प्रचारक के लिए कौन सी प्राथमिकता दिया गया था, कौन सा मतलब पत्रिका था? तो क्या हो जाता है? वो लीडर हो जाता है। क्या हो जाएगा? लीडर हो जाएगा, लीडर। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? 86 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिएगा ये हो जाता है 1, 2 और 3। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, अरे यार ये देखिए इसका क्या हो जाएगा? तो देखिएगा इसका होता है 1 हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये हो जाता है 3 हो जाता है। किसको प्रभावित किया था? तो देखिए सबसे पहले बुद्धिजीवी को प्रभावित किया, उसके बाद नगरीय उच्च जातियों को प्रभावित किया, उसके बाद निर्धन सर्वसाधारण वर्ग थे। कहता है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः क्या किया? आकर्षित किया। अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कोड से दीजिए। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 हो जाता है। ठीक है, 1, 2 और 3 हो जाता है। ठीक, तो चलिए अगला हम देखते हैं। देखिए ये सवाल देखिए, कहता है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे भाई? 87 नंबर सवाल कौन हो जाते हैं? तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। ठीक है, 88 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 88 नंबर सवाल देखिए, 88 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो देखिएगा ये होता है राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएंगे? तो देखिए ये राजा राम मोहन राय हो जाते हैं, आत्मीय सभा के संस्थापक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1828 में हुआ था। कब हुआ था? तो देखिएगा 1828 में ब्रह्म समाज का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन होगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब होता है? 1828 में होता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? और देखिए इसमें आंसर दिया हुआ है। कब होता है? तो देखिए 1828 में होता है। 90 का क्या हो जाता है? 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला देखिए, आप ही लोग का ये डिमांड था कि मैराथन चलाया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम नहीं है और सच में बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास, और हम आपको कल परसों तक फाइनली आपको करा देंगे सारा चीज़ें, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा से जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहता है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किसने किया? तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाते हैं। ठीक है, 51 नंबर के क्या हो जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक होते हैं, और सती प्रथा को इसी ने क्या किया था? बैन कर दिया था। ठीक है, सती प्रथा को क्या कर दिया? बैन कर दिया था। अच्छा देखिएगा, एक होता है सती प्रथा, एक होता है जौहर। देखिए सती प्रथा होता है जो व्यक्तिगत तौर पे, जैसे मानते हैं कि भारत में थी, अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो उसकी पत्नी को ज़बरदस्ती, हालांकि सती का बात होता है व्यक्तिगत रूप से, अगर वो चाहती है कि भाई अपने पति के प्रेम में, वियोग में उसके साथ वो जल जाए तो बात बनती है। एक प्रथा बना दी गई थी यहाँ पे, लेकिन क्या करते थे? महिलाओं को ज़बरदस्ती उसके जलते हुए, मतलब समझिए चिता पे वो लोग फेंक देते थे। और जौहर व्रत ये होता है कि सामूहिक रूप से जो महिलाएं होती हैं वो आग में कूद जाती हैं या आत्महत्या कर लेती हैं या पानी में कूद जाती है, जैसे भी हो, वो सामूहिक रूप होता है जिसमें जौहर व्रत होता है। और जो सती प्रथा होता है मतलब व्यक्तिगत रूप से हो जाता है। इसमें दोनों में एक ही मतलब यही अंतर है। ठीक है, तो सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो देखिएगा ये विलियम बेंटिंक करता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे भाई? तो आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आत्माराम पांडुरंग हो जाते हैं। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 93 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 93 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिए 9 हिंदूवाद। ठीक है, 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन हो जाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं।
देखिए स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था मतलब रामकृष्ण परमहंस नाम था इनका। और ये इनको गुरु जो थे, इनके गुरु, वो रहते थे कलकत्ता में, यानी कि जो काली मंदिर है वहाँ पे, और सोनागाछी एक जगह है जो कहा जाता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक समझिए कि मोहल्ला है जो बेश्याओं का मतलब वो एरिया है, और वो उसी के बीचों बीच वो एक काली का मंदिर है, वहीं पे रहते थे। बहुत ऐसे लोगों को लगता था कि ये इस समाज के बीच में रहते हैं, लेकिन बात ये था कि स्वामी विवेकानंद ने उनको अपना गुरु माना, और उनको उनसे क्या सीखना था ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, विवेकानंद हो जाते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 94 नंबर सवाल देखिए, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? किसने लिया? तो देखिए ये स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं। ये से याद रखिएगा आप, ये VVI है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 95 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कहता है यहाँ पे कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, कब किया था? तो 95 नंबर सवाल देखिए क्या हो जाता है, तो 1897 में करते हैं। कब करते हैं? तो 1897 में करते हैं। कौन सा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? तो स्वामी विवेकानंद करते हैं। चलिए 96 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या? 96 नंबर सवाल क्या होता है कि दयानंद सरस्वती ने क्या स्थापित किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला सवाल देखिए, किसने 1873 में सदशोधक समाज की स्थापना किया था? सदशोधक समाज की स्थापना देखिए, एक महात्मा गांधी हैं और दूसरा महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। ये बहुत ही महान पर्सनालिटी हैं, बहुत ही महान पर्सनालिटी हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में जो कर दिया समाज के उत्थान के लिए, बहुत कम मतलब आपको इतिहास में दिखेंगे। 1873 में सदशोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फुले, और इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है गुलामगिरी। याद रखेंगे आप लोग, ज्योतिबा फुले हो जाते हैं। ठीक है, और अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगला सवाल देखिए 98 हो जाएगा, सतशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सवाल वही है, सतशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाता है आपका आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले हो जाता है। आंसर बी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये 99 नंबर सवाल होता है हम लोग का। 99 नंबर सवाल है, कहता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 99 नंबर क्या हो जाएगा? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो देखिएगा इसका आंसर ए हो जाता है, मैडम HP ब्लावेट्स्की ने किया था। मैडम HP ब्लावेट्स्की ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्हीं ने किया था। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल है हमारा, अंतिम सवाल है यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भाई? ठीक है, 100 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है यहाँ पे? तो देखिए 100 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है? कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? तो देखिए कौन हो जाती हैं? तो ये होता है श्रीमती एनी बेसेंट हो जाते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट हो जाते हैं। और जब भारतीय महिला की बात हो जाएगी तो कौन हो जाएंगे? सरोजनी नायडू हो जाएंगे। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार प्रथम भारतीय पूछा है तो श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएंगे। और जब प्रथम भारत के भारतीय, अगर भारतीय की बात हो जाएगी तो कौन हो जाएगी? सरोजनी नायडू हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। हम लोग फिर अगले वीडियो में पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेशन चलेगा, 3 सेशन में पूरा क्वेश्चन बढ़ा करके इसको हम समाप्त कर देते हैं। ठीक है, हमारा सेशन को थोड़ा सा आप लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और प्लस में एक ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड हैं, आपके जो साथी और संगी हैं, उनको भला हो, उनका भी कल्याण हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, ताकि मेरा भी मोटिवेट जो है वो बना रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों को, थैंक यू वेरी मच।